अगर आप कहीं घर बनाकर बसने का सोच रहे हैं, तो आप कैसी जगह की तलाश करेंगे? ऐसी जगह जहाँ पे अनुकूल जलवायु हो, ताकि वहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो, इतनी हो कि हम सहन कर सकें। जल की उपलब्धता हो, वहाँ पे आसपास में पानी मिलता रहे, उसकी दिक्कत ना हो। वहाँ की भूमि उपजाऊ हो, ताकि हम अपने जीविका के पालन करने के लिए वहाँ पे आसपास खेती भी कर सके। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का यह 7वां चैप्टर है और इसमें हम मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के बारे में जानेंगे। बस्तियाँ क्या होती है? तो जब एक लोग घर बनाकर एक साथ रहते हैं तो वो उनका घर कहलाता है, लेकिन जब एक ही स्थान पे बहुत सारे लोग घर बनाकर रहने लग जाते हैं तो वे ही बस्तियाँ कहलाती है। और ऐसा स्थान जहाँ भवन एवं बस्तियाँ विकसित होती है उसे हम बसाव स्थान कहते हैं। क्लास 7 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक मानव अपने भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे। उनकी सारी ज़रूरतें प्रकृति से ही पूरी होती थी, लेकिन समय के साथ साथ उनमें नए कौशल भी विकसित हो गए। उन्होंने खाद्य पदार्थों को उगाना सीख लिया था, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास कर लिया था। कृषि करने की वजह से घर बनाकर रहना भी सीख लिया था, क्योंकि वो खेती करके अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते तो जानवर उनकी फसल को नष्ट कर देते, इसीलिए घर बनाकर एक जगह रहना उनकी मजबूरी हो गई थी। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे, लेकिन हर जगह गुफा नहीं होती थी, तो जहाँ वे खेती करते थे वहीं पे उन्होंने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर लोग घर नदी के किनारे बनाते थे, जो नदी के तट वाला जो घाटियों का स्थान होता था वहाँ बनाते थे, ताकि वहाँ से उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल की मिलती रहे, पूर्ति होती रहे और नदी के आसपास की जमीन उपजाऊ भी होती थी, क्योंकि उस समय जीविका चलाने का कोई साधन नहीं होता था। उनके सिर्फ एक ही साधन था, वो थी खेती, और खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। इसलिए हमारा जो यूपी बिहार वाला एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन आज भी ज़्यादा है, क्योंकि यूपी बिहार की जो ज़मीन है वो हिमालय के निक्षेपण से बनी है, और हिमालय के निक्षेपण की ज़मीन से बनी है, इसलिए वहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती चली गई थी। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी थी एवं सभ्यता का विकास हुआ था। ऐसी ही सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, टिग्रिस, नील, हुआंगी, ये सभी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी ही होते हैं। वहाँ पे लोग कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद वो उस जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। अधिकांश बस्तियां आज भी अस्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ये ऋतु प्रवास क्या होता है? तो ऋतु प्रवास जब लोगों के मौसमी आवागमन को ही हम ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी कि जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों स्थानों की खोज में निकल जाते हैं, और इन्हें ही हम ऋतु प्रवास कहते हैं। बस्ती के बारे में तो हमने जान लिया कि बस्ती क्या होती है। अब ये बस्ती कहाँ कहाँ पे होती है? तो बस्तियाँ अक्सर दो तरह की होती है, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। जो ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन मतलब या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे या थोड़े थोड़े दूर रहते होंगे। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इन प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपने किसी पहाड़ी स्थान पे को देखा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इन सब जगहों पे, तो वहाँ पे आपको घर बहुत ही दूर दूर मिलेंगे। घर पास पास नहीं होते हैं। एक घर से दूसरे घर जाने में भी 10 मिनट का समय लग जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे लोग छतों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिससे कि बारिश बर्फ़ ये सब आसानी से नीचे गिर जाए। जिस स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टील के घर बनाए जाते हैं। अगर बर्फ़ पानी जम जाएगा, इसलिए घर ऊंचे ऊंचे जगह पे, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं कि घर कितना ऊंचा बनाया गया है। जब भी बारिश आएगी तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, इसीलिए घर लोग इतने ऊंचे बनाते हैं ताकि नीचे पानी भरा रहे और घर में पानी ना जाए। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिसमें छत फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि इन सब का यूज़ करके घर बनाया जाता है। नगरीय बस्तों में जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे नगर में छोटी एवं शहर में उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी को जॉब करनी होती है तो वो गांव में नहीं रहता, वो शहर में चले जाता है, और अगर किसी को खेती करनी होती है तो वो गांव में रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों को जॉब करना ही पसंद है, इसलिए शहर में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे गंदगी भी है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण हर दिन वाहनों की संख्या दोगुनी चार गुनी बढ़ती जा रही है, और इसीलिए वहाँ पे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाड़ी के धुएं से भी तो प्रदूषण आप होता है। शहर में अक्सर लोग बेहतर नौकरी और शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं, क्योंकि गांव में अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं मिलते, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है या अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, इसलिए अक्सर लोग शहर में आते हैं। अब शहर तो उतना ही बड़ा है, जगह तो उतना ही है, अगर ज़्यादा लोग आते जाएंगे तो वहाँ पे जनसंख्या तो बढ़ेगी ही ना। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ शहर में ही दिखाई देती है, जहाँ पर लोग भीड़ भाव एवं अस्वस्थकारी परिस्थिति में रहते हैं। शहर में जल एवं बिजली की भी कमी है। जल और बिजली की कमी तो शहर का एक सामान्य समस्या है, लेकिन फिर भी लोग शहर में ही रहना पसंद करते हैं। अगर आप गांव में देखोगे तो गांव में भले ही बड़े सिनेमा घर और अच्छी सुविधा वाले स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ की भूमि खुली खुली है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे घर भी कम है और खुले जगह पे हैं, जहाँ उनको सांस लेने में ताज़ी। आमतौर पर आपने ईंट या मिट्टी के घर देखे होंगे, लेकिन बर्फ़ के घर भी होते हैं। ये टुंड्रा क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ठंडी पहाड़ी वाले जगह पे इन बर्फ़ का घर तापमान से बचने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है। इस बर्फ़ के घर को हम इग्लू कहते हैं। अब जानते हैं हम परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है? तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में ज़्यादा दूर जाने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता था। उस समय लोग पैदल ही यात्रा करते थे और अपने सामान ढोने के लिए पशु का यूज़ किया करते थे। समय के साथ साथ पहियों का खोज हो गया, और पहिए के खोज के बाद हमने परिवहन का भी विकास कर लिया। उसके बाद हमारी यात्रा आसान हो गई थी। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में तो गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का यूज़ किया जाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र में लामा का यूज़ किया जाता है, और तिब्बत में याक का यूज़ किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम गधे और खच्चर का यूज़ करते हैं अपने सामान को ढोने के लिए। प्रारंभ में अन्य देश के व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग गया था, बहुत महीने लग गए थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। अब आपने देखा होगा किसी जगह पे जाने के लिए जहां 24-36 घंटे लग जाते हैं, उसको आप हवाई जहाज़ से 3 से 4 घंटे में कवर कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे जाने से लेके एयरपोर्ट के उतरने तक, बाहर आने तक आपको टोटल 3-4 घंटे लगेंगे। प्लेन में तो आपको 2 घंटे मैक्सिमम ही लगेंगे, लेकिन वहीं अगर आप ट्रेन से जाओगे तो 24 से 36 घंटे ये नॉर्मल ही होते हैं। अगर भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का अब समय लग जाता है। आप देख सकते हो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में सिर्फ 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए
साधन का यूज़ किया जाता है जिसे हम परिवहन कहते हैं। परिवहन 4 प्रकार के होते हैं। हम 4 तरीकों से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। कम दूरी वाले स्थान के लिए, जहां अगर आपको आसपास में ही जाना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले जो परिवहन हैं वो सड़क मार्ग होते हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्र में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थान पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को हम भूमिगत मार्ग कहते हैं और फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। मनाली से लेह को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है, इससे हम रोहतांग दर्रा कहते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कौन कौन से शहर को जोड़ता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ता है। रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग से हम जल्दी से और कम खर्च में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। जहाँ पे अगर थोड़ी दूर की दूरी हो, 10, 12, 15, 30 किलोमीटर तक भी हम रोड मार्ग से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा दूरी वाले स्थान में अगर सफ़र करना है तो उसके लिए कम पैसे में आप रेल मार्ग से जा सकते हैं। रेल मार्ग में लोग अपने बहुत सारे सामान को भी ढोकर ले जा सकते हैं। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन में तीव्र विकास में सहायता की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तीव्र हो जाती है। आपने देखा होगा जो सुपरफास्ट ट्रेन होते हैं वो और भी ज़्यादा आपको अपने मंजिल पे पहुंचा देते हैं। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया होगा। आपको अगर पता हो तो कटरा से लेकर कश्मीर तक के लिए भी रेल मार्ग बनाया जा रहा है, जिससे कि वहाँ जाने के लिए कम टाइम लगेगा, क्योंकि रोड से जाने पे वहाँ पे कच्ची सड़कें हैं जिसमें अक्सर भूस्खलन होता रहता है, जिस वजह से यात्रियों को 2-2 दिन तक वहाँ पे फंसे रहना पड़ जाता है। रेल मार्ग बन जाने के कारण वो यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी और लोगों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी रेल मार्गों की संख्या काफ़ी कम है, मगर भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा जाल किसी का पूछे अगर परिवहन के लिए है तो वो है रेल मार्ग। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 5072 मीटर पे है। समुद्र तल से हम ऊंचाई कैसे मापते हैं, इसको हमने पहले चैप्टर में कवर कर लिया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कि पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट एवं स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। नाम याद रखना आप, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक, ये वहाँ के जगह का नाम है, वहाँ तक ये रेल मार्ग जाती है। अब हम बात करते हैं जल मार्ग के बारे में। जल मार्ग के बारे में तो हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। पहले जब लोगों को, जो प्रारंभिक समय में जब वास्को डी गामा भारत आए थे यूरोप से, तो वो भी जल मार्ग से ही आए थे। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का ही यूज़ किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। अंतर्देशीय क्या होता है, जब एक ही देश में इधर से उधर जाना हो तो वो अंतर्देशीय हो गए, और समुद्री मार्ग मतलब एक देश से जब दूसरे देश में जाना हो
उसे समुद्री मार्ग कहते हैं। नाव वे नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय राजमार्ग के लिए होता है। आपने देखा होगा कि पहले गाँव में भी नाव चला करते थे, जो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए, जब पुल नहीं होता था। पुल के आ जाने के बाद इन नावों का काम ही खत्म हो गया। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग भी हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन भी हैं, जो कि हैं एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई महत्वपूर्ण पतन के नाम हैं, और उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डबरन एवं केप टाउन। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। जल मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। इनके बाद अब बारी है वायु मार्ग की। 20वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जल्दी अगर कहीं किसी को पहुंचना है तो वो वायु मार्ग का ही यूज़ करता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सबसे ज़्यादा महंगा भी है। सबसे सस्ता रेल मार्ग है और सबसे महंगा वायु मार्ग है। सबसे जल्दी भी पहुंचाता है वायु मार्ग। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कि कोहरे, तूफान, इन सब से प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सबसे ज़्यादा दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचा सकता है। इससे जल्दी आप किसी भी मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते हैं, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए उपयोग करने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। हेलीकॉप्टर से ही अगर किसी जगह पे भोजन, जल या कपड़े, दवाएं ये सब भेजना होता है, बांटना होता है, तब हम हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन के नाम अगर देखें तो वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। अब हम बात करते हैं संचार की। संचार भी तो ज़रूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उन्हें सबके बारे में जानना होता है। सबसे बातें करके मिलजुल के आपस में रहते हैं। तो जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो संचार माध्यम ही है जिससे हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है। तो संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को भी विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास के बाद ही विश्व में सूचना की क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र को हम जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। जो सैटेलाइट लगे होते हैं अंतरिक्ष में, उसी से हम टीवी देख पाते हैं। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए भी हम सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्परता ही समीपता ही नहीं लाती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। हम घर बैठे बैठे रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा या होटल तक का टिकट भी कटवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच एवं लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क होने के संभव के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो जाते हैं। आज की दुनिया में कोई किसी से कितना भी दूर हो, वो दूर नहीं रहता है, पास ही रहता है, और ये सभी संचार माध्यम के विकास की वजह से ही संभव हो पाया है। इसमें ये जो हमारे विश्व के समुद्र एवं हवाई पतन हैं, उनके बारे में इस इमेज में दिखाया गया है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चैप्टर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।